चैप्टर है जेनेटिक्स। टॉपिक कौन सा हमारा? जेनेटिक्स। तो उसमें ध्यान सुनना। जेनेटिक यानी अनुवांशिकी। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की अनुवांशिक समानताओं एवं असमानताओं तथा उनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है, जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी कहलाती है। आगे देखते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहता है। आगे क्या है? जेनेटिक शब्द का प्रयोग सर्टन बैटसन नामक वैज्ञानिक सन 1905 ईस्वी में किया था। इस प्रकार जेनेटिक्स जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक लक्षणों की समानताओं के साथ साथ विभिन्नताओं यानी अर्थात वेरिएशंस का भी अध्ययन किया जाता है। फिर अगली हमारी क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इसमें ध्यान से देखना। मेंडल तो मेंडल का जन्म सन 1822 ईस्वी में 1822 में ऑस्ट्रिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑस्ट्रिया है यहाँ पे। ऑस्ट्रिया है क्या है? बहुत छोटा सा देश है। और ऑस्ट्रेलिया क्या बहुत बड़ा? ऑस्ट्रेलिया क्या बहुत बड़ा देश है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। एक छोटा सा देश है। ऑस्ट्रिया छोटा सा देश है। ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर में होता। माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद सन 1847 यानी 1847 में मेंडल ब्रून शहर के गिरजाघर में पादरी नियुक्त थे। पादरी क्या होता है? जैसे अपने मंदिर में क्या होते हैं? पंडित, ऐसे ही गिरजाघर में पादरी होते हैं। तो इनका काम क्या होता है? इनका काम जैसे कोई मर जाए तो उसमें जो क्रिया काम करते हैं पंडित, जैसे अपने पंडित लोग करते हैं और ऐसे पादरी करते हैं। तो गिरजाघर क्या होते हैं? पादरी अपने मंदिर में होते हैं पंडित, और गिरजाघर में क्या होते हैं? पादरी होते हैं। तो वही गिरजाघर में पादरी नियुक्त थे। वहीं पर इन्होंने मटर के पौधे यानी मटर के पौधे, ये लिखा मटर के पौधे नहीं, इस मटर पौधे इसी का साइंटिफिक नाम है पायसम सटाइम। मटर का पायसम सटाइम। फिर इसका एक और नाम लिख लेना, गार्डन बी पर अपने अनेक प्रयोग किए। आगे देखते हैं। प्रयोग विश्लेषण का अध्ययन किया। फिर आगे लिखा है मेंडल ने लगभग 8 से 9 वर्ष तक अनेक प्रयोग किए। 8 से 9 वर्ष तक अनेक प्रयोग किए। फिर आगे देखते हैं। तथा अपने प्रयोगी उपलब्धियों तथा निष्कर्षों को इन्होंने ब्रून शहर की नेचुरल हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी के सन 1865 ईस्वी में यानी 1865 सन 1865 ईस्वी में प्रकाशित किया। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी के सन 1865 ईस्वी में प्रस्तुत किया। फिर आगे देखते हैं। इन सिद्धांतों तथा निष्कर्षों को सन 1866 ईस्वी में नेचुरल हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में प्रकाशित हुए। देखो यहाँ पे पॉइंट समझ आ जरा। तो यहाँ पे क्या लिखा? यहाँ पे लिखा हुआ है 1865 यानी सन 1865। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1866 सन 1866। देखो तुम्हारे क्वेश्चन जो पेपर होगा उसमें दोनों आ सकते हैं, 65 भी आ सकते हैं, 66 भी आता है। आपके पेपर में जो लिया, अगर 66 लिया 66 पे लगाओगे, अगर 65 दिया तो 65 पे लगाओगे। फिर सही दोनों पड़ जाते हैं। तो आगे देखते हैं। 66 प्रकाशित किया। फिर आगे देखो, उसमें डार्विन का पूरे, तो ये डार्विन जो है पूरे विश्व का भ्रमण करके आए हुए थे। इन्होंने लगातार 5 साल तक विश्व का भ्रमण किया और उसमें क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या नए नए बदलाव है, क्या क्या मतलब हुआ, उस सभी चीज़ों के बारे में इन्होंने अपनी एक पुस्तक में लिखा और उसको लॉन्च कर दिया मार्केट में। तो उनकी डार्विन की जो उन्होंने पुस्तक लाने की उसको ज़्यादा लोग पढ़ रहे थे। उस पर सभी ध्यान लोग दे रहे थे कि मतलब हमारे देश में क्या क्या चेंजेज हुए, क्या क्या बदलाव आया, उस पर ध्यान लग रहे थे। उसी समय इन्होंने मेंडल ने अपनी पुस्तक, एक छोटी सी पत्रिका जो अपने अखबार आते हैं उसी को बोलते पत्रिका, तो एक छोटी सी पत्रिका प्रकाशित उन्होंने अपना नियम कर दिया कि लंबे पौधे, बौने पौधे, टॉल प्लांट और डार्क प्लांट के क्रॉस करा। तो ये हुआ। तो इनकी बात तो फिर ज़्यादा किसी ने ध्यान नहीं दिया, इनकी बात को सभी ने इग्नोर कर दिया, क्योंकि उसमें जो मेंडल का जो नाम ज़्यादा था। फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। फिर सन 1884 ईस्वी में यानी 1884 सन 1884 ईस्वी में यानी 1822 में मेंडल का जन्म। फिर 1884 में मेंडल की क्या हुई? 1884 में ये देखो यहाँ पे 1884 में मेंडल की मृत्यु हो गई। फिर सन 1900 ईस्वी में यानी मेंडल के जीते मेंडल को श्री मिला, उनकी मृत्यु की वो भी कितने साल? 16 साल बाद। मेंडल की मृत्यु को 16 साल सन 1900 में 3 वैज्ञानिक, कार्ल कोरेन जर्मनी के, ह्यूगो ड्रीस हॉलैंड के, शैमार्क ऑस्ट्रिया के, ने मेंडल के नियमों की रीडिस्कवरी। यहाँ पे काफ़ी मेन पॉइंट है, ध्यान से देखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और री कहीं पे भी देखो, याद तक ना, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है री, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। री का मतलब होता है पुनः, और डिस्कवर का मतलब होता है खोज करना। तो री यानी पुनः और डिस्कवर खोज की, तो रीडिस्कवरी अर्थात पुनः खोज की। मेंडल ने वंशागति के संबंध में
3 नियम दिए। पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, देखो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, पर मेंडल ने 3 नियम नहीं दिए थे। मेंडल ने केवल 2 नियम दिए थे। जो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है ये बनाया गया अलग से। मेंडल ने वंशागत के संबंध में 3 नियम थे। लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रभावता का नियम। दूसरा क्या है हमारा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन प्रथा कांड का नियम। या फिर इसका दूसरा नाम लॉ ऑफ प्यूटिव भी बताएंगे। इसको लॉ ऑफ प्यूटिव क्यों कहते हैं, आगे बताएंगे। थर्ड नियम क्या है हमारा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसीलिए मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स कहता है। फिर अगली मेंडल क्या है, जीन से कहते हैं। तो जीन से तो इसमें देखो लिखा हुआ है डीएनए का वह छोटा से छोटा खंड जिससे कोई लक्षण बन जाए जीन कहलाता है। जैसे लक्षण से कोई करेक्टर बन जाए, जैसे बाल बन जाए, नाक बन जाए, आँख बन जाए, मुंह बन जाए, कुछ भी बन जाए, ईटीसी, मतलब कोई भी एक कैरेक्टर होना चाहिए। कोई भी एक कैरेक्टर इज कॉल्ड जीन, यानी कोई भी कैरेक्टर बन जाए, कोई भी लक्षण बन जाए इज कॉल्ड जीन, जीन कहलाता है। डीएनए का वह छोटा से छोटा खंड जिससे कोई लक्षण है जीन कहलाता है। आगे देखते हैं अगली मेंडल क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो होमोलोगस कहते हैं ये क्रोमोसोम होते हैं, और होमोजाइगस हेटेरोजाइगस ये कहते हैं स्टेज होती है। होमोलोगस क्रोमोसोम सभी पाए जाते हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम में समजात गुणसूत्र किसे कहते हैं, तो प्रत्येक जीव में डिप्लॉयड यानी 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से आधे क्रोमोसोम मैटरनल माता तथा आधे क्रोमोसोम पैटर्नल पिता। कैसे, ध्यान देना। देखो हमारे माँ में कितने गुणसूत्र होंगे, 46। पिता में कितने होंगे, 46। इनके में क्या होगी, मियोसिस होगी। तो माँ में कितने का अंडाणु बनता है, 23 का। पिता में भी ऐसे मियोसिस होगी, तो पिता में स्पर्म कितने का बनेगा, 23 का। तो ये आधे माँ के और आधे पिता के, इनमें से फर्टिलाइजेशन कितने हो गए, 46 का क्या होना, जायगोट। तो दिया हुआ है यहाँ पे देखना। प्रत्येक जीव में डिपेंड दूसरे, जिनमें से आधे को मैटरनल माता के, आधे को पैटर्नल पिता के होते हैं। आगे देखो पिता के होते हैं। आगे देखो मियोसिस फर्स्ट की, देखो हमने जब तुमने मियोसिस पढ़ा होगा तो फेज पढ़ा होगा। मेटाफेज आती है, एनाफेज, टेलोफेज आती है, उसी में एक फेज आती है प्रोफेज। तो मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में जायगोटिक सब स्टेज में एक मैटरनल यानी माता तथा एक पैटर्नल पिता क्रोमोसोम जो आकार संरचना में समान होते हैं, जिन पर समान जीन समान क्रम में लगे होते हैं, वह पास आते हैं, जोड़ी बनाते हैं। जोड़ी बनाने की इस क्रिया को सिनैप्सिस कहते हैं। तथा जो आगे देखो लिखा होगा, तथा जोड़ी में पाए जाने वाले गुणसूत्रों को होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। अगली मेंडल क्या है, अगली मेंडल एलील से। तो जब देखो इसकी इंग्लिश में डिफरेंस बहुत सरल है। एलील आर दी 2 अल्टरनेटिव फ्रॉम ऑफ अ जीन विच occupies द सेम पोजीशन ऑन दी होमोलोगस क्रोमोसोम। हिंदी में इसकी डिफरेंस क्या होगी, जब होमोलोगस क्रोमोसोम पर एक जीन की 2 अल्टरनेटिव फ्रॉम विपर्याय रूप एक ही स्थान पर उपस्थित होते हैं, तो इस अल्टरनेटिव फ्रॉम को ही एलील कहते हैं। फिर आगे देखते हैं, देखो आगे यहाँ पे होमोजाइगस स्टेज। तो होमोजाइगस स्टेज कहते हैं, तो देखो जब होमोलोगस क्रोमोसोम पर एक जीन की एक ही फ्रॉम पाई जाती है, तो इस स्टेज को होमोजाइगस स्टेज कहते हैं। जैसे ये देखो कैपिटल होमोलोगस क्रोमोसोम लगे समझा, और ऊपर कैपिटल टी है और नीचे भी कैपिटल, तो इसको बोलेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट। ऊपर स्मॉल टी और नीचे भी स्मॉल टी है, तो इसको क्या बोलेंगे, होमोजाइगस रेसिव। अब आगे देखते हैं हेटेरोजाइगस स्टेज किसे कहते हैं। तो जब होमोलोगस क्रोमोसोम पर एक जीन की 2 अल्टरनेटिव फ्रॉम एक ही स्थान पर उपस्थित होते हैं, तो इस स्टेज को हेटेरोजाइगस कहते हैं। तो जैसे इसमें ऊपर कैपिटल टी, नीचे स्मॉल टी, तो हेटेरोजाइगस बोलेंगे। आगे देखो इसमें पॉइंट करके लिखा हुआ है, पुष्प यानी फ्लावर, स्टिमन अर्थात पुंकेसर को काट के रहने की क्रिया को बोलते हैं इमस्कुलेशन विपुंसन। अगला लिखा है पर पराग को रोकने के लिए बैग या फिर पॉलिथीन लगाए थे, उससे पेड़ को जिससे ढका जाता है उसको बोलते हैं बैगिंग। और इसमें एक पॉइंट छुटा हुआ है, यहाँ पे एक स्टार पॉइंट डाल के एक और पॉइंट करके लिखना। इसमें जो पौधे हैं इसमें मेंडले जैसे अपने कपड़ों में जब हम लोग कपड़े लाते हैं तो उसमें टीका लगा होता है, स्टिकर सा, वैसे मेंडल ने अपने पौधों पे स्टिकर से लगाता है, उसको बोलते हैं स्टिकर के लगाने की क्रिया को बोलते हैं टैगिंग। फिर आगे देखते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स को 2 भागों में बांटा गया है। जेनेटिक्स 2 ब्रांच, जेनेटिक्स को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो हमारा क्या है, एक हमारा हेरिडिटी, और जेनेटिक्स 2 भागों में बांटा गया है। दूसरा हमारा क्या है, वेरिएशन। सबसे पहली हेडिंग क्या है,
हेरिडिटी किसे कहते हैं और वेशन से हेरिडिटी किसे कहते हैं। तो जो लक्षण माँ पिता से बच्चे में जाते हैं उसी को बोलते हैं हेरिडिटी। तो बच्चे माँ पिता से क्या आता है, जीन जाते हैं, ऐसे कहते हैं क्रोमोसोम जाते हैं ना हम लोगों में। ऐसा तो है नहीं कि बाल चले जाता है, हाथ चले जाते हैं, नाक पर चले जाते हैं, कुछ नहीं। लोग कहते हैं देखो तो नाक मम्मी की तरह आँख की पापा की तरह, तो कैसे होते हैं। तो हमारे माँ से जीन जाते हैं ना, उन लक्षणों के जीन जाते हैं, ना कि आँख नाक जाती है। तो ये हेरिडिटी कहते हैं। तो जो लक्षण माँ पिता से बच्चों में जाते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, उन्हीं को बोलते हैं हेरिडिटी। और जो बच्चा माँ पिता से डिफरेंस दिखाई पड़ता है, नहीं अगर तो एक माँ पिता के 10 बच्चे हैं तो 10 भी एक दूसरे से एकदम डिफरेंस होंगे, एक दूसरे से एकदम भिन्न होंगे, तो उसी को बोलते हैं वेरिएशंस। समझ लेना, जो लक्षण माँ पिता से बच्चों में जाते हैं उन्हीं को बोलते हैं हम हेरिडिटी। और जो बच्चा माँ पिता से भिन्न दिखाई पड़ता है उसी को बोलते हैं हम वेरिएशन। फिलग्रीमेड के टर्म ऑफ जेनेटिक्स शब्द का टर्म ऑफ जेनेटिक्स शब्द का बैटसन नाम वैज्ञानिक सन 1905 में किया था। फिर अगला क्या फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स को ना ग्रेगोर मेंडल। फिर देखो एलील क्या होता है। तो एलील क्या होता है, तो एक लक्षण होता है। एलील क्या होता है, एक लक्षण होता है, एक लक्षण के लिए जीन होता है। उसे हमने ले लिया इसमें पौधे की लंबाई, इसके लिए जीन होता है टी जीन। टी जीन की दो अल्टरनेटिव फॉर्म देखो यहाँ पे। टी की दो अल्टरनेटिव फॉर्म कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल से पौधा लंबा, स्मॉल से बौना पौधा, यानी कैपिटल टी से पौधा टॉल होगा लंबा होगा, स्मॉल से पौधा डार्क बौना होगा। फिर आगे देखते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं, यानी एक संकर किसे कहते हैं। जब उसमें देख देना, जब एक लक्षणों को ध्यान में रखते हुए उसी लक्षण के दो अल्टरनेटिव फॉर्म यानी विपर्यायी रूप वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो इसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, यानी एक संकर कहते हैं। फिर आगे देखते हैं जैसे जब एक लंबे पौधे कैपिटल से बौने पौधे स्मॉल टी क्रॉस करते हैं तो पहली पीढ़ी ने F1 जनरेशन में ऑल हेटेरोजाइगस हाइब्रिड ताल प्राप्त होते हैं। देखो हमने इसमें क्या किया, हमने क्या लिया एक कैपिटल टी यानी क्या ये शुद्ध लंबा है, और उसमें क्या लिया हमने स्मॉल टी यानी शुद्ध बौना है। हमने कैपिटल शुद्ध लंबा वाला पौधा लिया, हमने स्मॉल टी शुद्ध बौना वाला पौधा लिया। इनमें हमने क्या कराई, मियास कराई। ये देखो मियास कराई, इसे हमने क्या करा मियास कराई। तो ये देखो मियास कैसे होते हैं, जैसे ये क्रोमोसोम लगे, जैसे तेज जोड़ी लगे, तो इस वजह से ये कैपिटल टी ये समझा रहे हैं ये कैपिटल टी। तो इसमें क्या होगा, जब मियास होगी तो आधे क्रोमोसोम ऊपर के चले जाएंगे, आधे क्रोमोसोम नीचे चले जाएंगे। तो ये कैपिटल टी ऊपर चला जाएगा, ये कैपिटल टी नीचे चला जाएगा। तो ये कैपिटल टी इधर चला आया और ये कैपिटल टी इधर चला आया। ऐसे इसमें भी ऐसे होगी। इसमें क्या होगा, ऐसे ये स्मॉल ये सब हम लोग क्रोमोसोम लगे हुए हैं, इनमें एक ये स्मॉल टी यहाँ ऊपर लगा हुआ है, एक नीचे स्मॉल टी नीचे लगा। तो इसमें जब मियास होगा तो एक ऊपर चला जाएगा और नीचे जाएगा, दोनों एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। तो ये एक स्मॉल टी यहाँ पे आ जाएगा और ये एक स्मॉल टी यहाँ पे चला जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है, देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये आ गया हमारे पास। फिर आगे देखिए, देखो हमारे पास ऐसे एक मिनट, हाँ जैसे हमने मियास कराई तो हमारे पास ये कैपिटल टी यहाँ पे स्मॉल टी प्राप्त हो गया। हम क्या करेंगे, इस पहले को पहले से, फिर पहले को दूसरे से क्रॉस कराएंगे, फिर दूसरे को पहले से, फिर पहले को दूसरे से। देखो समझना, पहले को हमने पहले से कराया कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर पहले को दूसरे से कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर दूसरे को पहले से कराया कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर दूसरे को दूसरे से कराया कैपिटल टी स्मॉल टी। इसमें क्या दिख रहा है, फर्स्ट जनरेशन यानी F1 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन इस ऑल हेटेरोजाइगस सभी कैपिटल टी स्मॉल टी यानी सभी पौधे कैसे होंगे, लंबे होंगे, यानी ऑल हेटेरोजाइगस हाइब्रिड प्राप्त होते हैं। आगे देखो आगे क्या लिखा हुआ है, अविन हाइब्रिड ताल प्राण में शिल्प में शाहपराण गाते हैं। तो सेकेंड पीढ़ी यानी F2 जनरेशन सेकेंड पीढ़ी में 3 लंबे तथा एक बौना पौधा दिखाई देता है। कैसे, देखो यहाँ पे हमारे देखो F जनरेशन में क्या हमको प्राप्त होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब हमने इसमें क्या करा, अब हमने इसमें आपने क्या किया, इसमें हमने सेल्फ पोलिनेशन कराया, क्या कराया सेल्फ पोलिनेशन। तब देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें भी क्या हमने क्या मेज कराई, ये मेज कराई, यहाँ पे मेज कराई। इसमें क्या हुआ, ये कैपिटल टी इधर चला गया और ये स्मॉल टी इधर चला आया। फिर इसमें कैपिटल टी इधर चला गया, कैपिटल स्मॉल चला गया। इसमें ये हमारे ये मेल हो गया, फीमेल हो गया। तो उसमें हमने पहले को पहले से कराया तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, फिर पहले को
दूसरे से करा कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर हमने क्या किया, दूसरे को पहले से कराया स्मॉल टी कैपिटल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर हमने दूसरे को दूसरे से कराया स्मॉल टी, तो स्मॉल टी स्मॉल टी। तो इसमें फिनोटाइप रेशियो क्या आया, 3:1 तथा जीनोटाइप रेशियो क्या आया, तो फिनोटाइप रेशियो क्या आया 3:1 तथा जीनोटाइप रेशियो क्या आया 1:2:1। अगली में पढ़ेंगे फिनोटाइप रेशियो किसे कहते हैं। जब पौधे को उनके बाह्य लक्षणों को देखकर जो एक्सप्रेस होता है, प्रकट होता है, उसके आधार पर अनुपात निकालते हैं, तो ऐसे अनुपात को फिनोटाइप रेशियो कहते हैं। इसमें लिखा हुआ है, जब पौधे को उनके बाह्य लक्षणों को देखकर जो एक्सप्रेस यानी प्रकट होता है, उसके आधार पर अनुपात निकालते हैं, तो ऐसे अनुपात को फिनोटाइप रेशियो कहते हैं। अगली पढ़ेंगे जीनोटाइप रेशियो किसे कहते हैं। देखना, जब पौधे के लक्षणों के लिए जिम्मेदार जीन की जीनी संरचना को देखकर अनुपात निकालते हैं, तो ऐसे अनुपात को जीनोटाइप रेशियो कहते हैं। जैसे मोनोहैबिटास में जीनोटाइप रेशियो 1:2:1। देख लेना यहाँ पे, देखो मोनोहैबिटास में रेशियो क्या 1:2:1, ठीक है। मोनोहैबिटास में जीनोटाइप रेशियो 1:2:1। फिर अगले क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभावता का नियम समझते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इस नियम को मोनोहैबिटास के द्वारा समझाया सिद्ध किया जा सकता है। जब एक लक्षण को ध्यान में रखते हुए उसी लक्षण के अल्टरनेटिव विपरीत रूप वाले पौधों को कहते हैं, जिसमें एक पौधा होमोजाइगस डोमिनेंट, अभी हमने समझाया था होमोजाइगस डोमिनेंट कैपिटल, दूसरा पौधा होमोजाइगस रेसिस्टिव स्मॉल टी होता है। तब पहली पीढ़ी F1 जनरेशन में जो लक्षण प्रकट होता है उसे डोमिनेंट यानी प्रभावी तथा जो लक्षण सरफेस यानी छिप जाता है उसे अप्रभावी रेशियो कहते हैं। डोमिनेंट एलील होमोजाइगस तथा हेटेरोजाइगस दोनों स्टेज में एक्सप्रेस यानी प्रकट होता है, जबकि रेशियो एलील केवल होमोजाइगस स्टेज में एक्सप्रेस यानी प्रकट होता है। कैसे, देखो इसे कहता है, जैसे कैपिटल टी, जैसे कॉम्प्लेक्स में लगे तो कैपिटल टी तब भी क्या होगा, हमारा कैपिटल टी वाला प्रकट हो जाएगा, स्पष्ट होगा। और जो यहाँ पे मान लो ये क्रोमोसोम लगे हुए हैं ये, और ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है, तब भी स्मॉल टी क्या होगा, सरफेस हो जाएगा, और ये कैपिटल टी वाला है यही एक्सप्रेस होगा। और बाजू मान लो स्मॉल टी है, जब दोनों रस्सी होंगे तभी प्रकट होंगे, और कैपिटल टी तब भी कैपिटल टी प्रकट होगा, और कैपिटल टी स्मॉल टी तब भी कैपिटल टी वाला प्रकट होगा। कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया तो सरफेस कर देगा, जब स्मॉल टी होंगे तभी स्मॉल टी वाला एक्सप्रेस प्रकट हो जाएगा, वही यहाँ लिखा हुआ है। अब आगे देखते हैं, अगले में क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण का नियम। तो इसमें देखो, इस नियम को मोनोहैबिटास द्वारा समझाया सिद्ध किया जा सकता है। जब होमोजाइगस डोमिनेंट तथा होमोजाइगस रेशियो के बीच क्रॉस कराया जाता है, तो पहली पीढ़ी यानी F1 जनरेशन में सभी हेटेरोजाइगस प्लांट होते हैं, उनमें केवल प्रभावी लक्षण होता है, परंतु जब हेटेरोजाइगस हाइब्रिड टाइप सेल में स्वपरागण कराते हैं तो F2 जनरेशन में फिनोटाइप रेशियो 3:1 तथा जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 प्राप्त होता है। देखते हैं आगे लिखा हुआ इस प्रकार मेंडल ने सिद्ध किया कि F1 जनरेशन के हेटेरोजाइगस प्लांट में दोनों एलील कैपिटल टी स्मॉल टी लंबे समय तक एक साथ रह सकते हैं, परंतु गैमेट फॉर्मेशन के समय जब मियोसिस होती है तब प्रत्येक गैमेट में पाए जाने वाले एलील एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। आगे देखो तो क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक गैमेट में पाए जाने वाले प्रत्येक गैमेट में या फिर डोमिनेंट या फिर रेसिस्टिव एलील जाता है। इस प्रकार दोनों गैमेट एक लक्षण के लिए एक रूप में प्योर सिद्ध होते हैं, इसीलिए इसे लॉ ऑफ ब्यूटी एग्रीमेंट कहते हैं। तो हमने पहले क्या कहा था, इसे लॉ ऑफ ब्यूटी एग्रीमेंट कहते हैं। यहाँ पे सिद्ध हो गया कि इसे लॉ ऑफ ब्यूटी एग्रीमेंट क्यों कहते हैं, क्या हुआ यहाँ पे, क्या हुआ, ये सिद्ध हो गया कि इसे लॉ ऑफ ब्यूटी एग्रीमेंट क्यों कहते हैं। अगली रीडिंग क्या है हमारी, अगली रीडिंग टेस्ट क्वेश्चन बैक क्रॉस हो जाते हैं, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी तक हमने यहाँ तो देख लिया डोमिनेंस तक, अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे टेस्ट क्वेश्चन बैक क्रॉस कहते हैं।
चलो जाते जाते आप लोगों को एक शायरी सुना दे रहा हूँ, सुन लीजिए। चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। ये दो लाइनें याद रखना अपनी लाइफ में हमेशा।